So now we are going to discuss static friction as well as one question that actually we should have taken in the beginning, but we don't take it in the beginning for some reason, ताकि आपको थोड़ा फ्रिक्शन से फेमिलियरिटी आ जाए कि फ्रिक्शन जो है वो एक्ट जो करता है वो करता क्यों है. थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन भी हम लेंगे, जो भी थोड़ी बहुत अवेलेबल थ्योरीज है फ्रिक्शन की वो बेसिकली, और स्टैटिक फ्रिक्शन. राइट, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे. तो सबसे पहले तो थ्योरी कि भाई फ्रिक्शन एक्ट क्यों करता है. दिस थ्योरी इज नॉट परफेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड. राइट, दिस थ्योरी इज ठीक है, मतलब कि किसी ने एक आइडिया दे दिया कि जी ऐसा होता होगा. राइट, ये बहुत परफेक्ट थ्योरी नहीं है. ओके, तो देखिए इसके बाद फिर स्टैटिक फ्रिक्शन ले लेंगे. मान लीजिए ये एक ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है. राइट, अब ये जो सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, इसका यदि अपन एक इतना सा पोर्शन को माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करें तो हमें क्या दिखेगा. हमें दिखेगा कि ऐसी सरफेस है ब्लॉक की जो कि ग्राउंड की ऐसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में, और व्हाट हैपेंस इज दिस, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला, थोड़ा सा ये वाला, यहां पर क्या हुआ है कि एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट में धंस गया. राइट, इसको टेक्निकली बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग. टेक्निकली इसका नाम है कोल्ड वेल्डिंग. दिस इज लाइक समथिंग लाइक कि जैसे आप एक मोमबत्ती लीजिए, राइट, वैक्स, और उसको जमीन पर तेजी से या प्रेशर से जमीन पे उसको पुश करिए तो आप क्या देखेंगे कि जो मोम है वो करीब करीब ऐसा लगेगा कि पिघल कर जमीन से चिपक गया. दैट इज व्हाट इज कोल्ड वेल्डिंग इज. राइट, दैट इज व्हाट कोल्ड वेल्डिंग इज, कि वो उसके अंदर जाके ऐसा बिल्कुल फिक्स हो गया. राइट, मतलब गर्म हुए बिना ही they have merged, something like this happens. And now when we try to push this block in any direction, right, in fact किसी भी डायरेक्शन में यदि अब ये मोशन करने की कोशिश करेगा तो ये एज अ जॉइंट इसको जकड़ के रखेगा और ये आपको तोड़ने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा. राइट, सो दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या होता है कि जो सरफेसेस के जो पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे में मर्ज से हो जाते हैं, जैम हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, या कोल्ड वेल्डेड हो जाते हैं. राइट, और फिर उसको निकालने के लिए, चलाने के लिए हमें पुश करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा इन बॉन्ड्स को. दैट इज व्हाट इज बेसिकली कॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज. ठीक है, ये आप HC वर्मा में 6.5 सेक्शन में थोड़ा बहुत दे रखा है, आप वहां पे देख सकते हैं. ओके, HCV में थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड वेरी लॉजिकल पॉइंट कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के प्रोपोर्शनल आना चाहिए.
ये सब काइनेटिक के लिए भी ट्रू है, काइनेटिक थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं भी बताता हूँ, पहले आप स्टैटिक का समझ लीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा वो एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे उतना ही जॉइंट मजबूत होगा, उतना ही जॉइंट मजबूत होगा, राइट। हेंस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ थोड़ा सा लफड़ा है। ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं, राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये और ये भी जो लिख रहे हैं, राइट, ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस बात पे मैं दोबारा आता हूँ, राइट। ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो म्यूएसएन है। हम मैक्सिमम पॉसिबल क्यों कह रहे हैं, दिस में साउंड कंफ्यूजिंग टू यू, बट थिंक अबाउट इट कि जॉइंट है तो जॉइंट की स्ट्रेंथ की बात होती है, जॉइंट का जो फोर्स है हमेशा नहीं लग रहा होता, राइट। जैसे कि लेट मी टेक अ पेन एंड कैप विद अ कैप, कम बैक। कि भाई ये अपन ने लिया, तो इस ढक्कन को पेन से खोलने के लिए एक फोर्स चाहिए। क्या वो फोर्स अभी भी पेन और ढक्कन के बीच लग रहा है? नहीं, अभी नहीं लग रहा। जब मैं खींचने लगूंगा तब बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते उसकी एक लिमिट है, तो वो लिमिट इज म्यू एस एन, इसलिए इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं कि भाई ये जॉइंट कितना स्ट्रांग बना है। क्या वो हमेशा लगता है? नहीं लगता। यही स्टैटिक फ्रिक्शन की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, जिसपे अपन आगे बहुत सारी बातें करेंगे कि जॉइंट की स्ट्रेंथ इट इज नॉट ऑलवेज एक्टिंग एज मच। अब जहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आया था, राइट, वो फिक्स वैल्यू आया था। यदि आपने देखा हो काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे या तो रिलेटिव मोशन है या नहीं, वहां तो रिलेटिव मोशन है या नहीं, तो रिलेटिव मोशन है तो इट इज म्यू के है। और एन के प्रोपोर्शनल क्यों और इतना क्यों लगता है? जनरली होता यह है कि ये धस गया, अब रिलेटिव मोशन यदि शुरू हो गया तो खटखट खटखट वो निकलते जाता है, लेकिन फिर भी वो कितना धसा है वो नॉर्मल पे डिपेंडेंट है। इसलिए आप देख सकते हैं कि एफ के इज कमिंग डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि स्टैटिक आ रहा है, लेकिन स्टैटिक में वो जॉइंट बन के फिर उसको तोड़ना पड़ता है, और म्यू के एन का केस ये है कि वो फंस के निकलता जा रहा है। इनफैक्ट दैट्स व्हाई इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि मोस्टली म्यू के का वैल्यू या तो म्यू एस से थोड़ा सा छोटा ही आता है, क्योंकि जॉइंट नहीं बन पाया तो तोड़ तोड़ के वो निकल रहा होगा, राइट। ऐसे तोड़ तोड़ के निकल रहा होगा। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। डोंट वरी, ये टाइम लगेगा, बचा हुआ चैप्टर एक्चुअल में यही सब समझने के बारे में, सो इस पर टेंशन मत लीजिएगा। सब कुछ पहली बार में इसमें समझ में नहीं आता। लाइव क्लास में पढ़ा रहा होता सामने तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, राइट। इसीलिए इसको पांचवा और आखिर में लेते हैं, उसमें सबसे बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन लेते हैं। सबसे ट्रबलसम यही होता है, खासकर ये वाला जो पोर्शन है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और फ्रिक्शन, तो ये सब बातें हम लोग करेंगे, ओके। बट यू गेट सम आइडिया कि फ्रिक्शन लगता क्यों, उसकी थ्योरी थोड़ी समझ में आ जाए तो ठीक रहता है। नाउ गोइंग फर्दर, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन, कब लगता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हेन relative velocity of contact points is zero. When relative velocity of contact points is zero. जब contact points की relative velocity zero होगी तब ये लगेगा। इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं, ओके। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स या सरफेस कह लीजिए, पॉइंट्स की जगह आप यहाँ पे सरफेस भी कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस इज जीरो।
ठीक है, हमने रिलेटिव मोशन नहीं, कॉन्टैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी लिखा है ताकि फिर कोई गलती से भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रह जाए। जैसे कि अब हम कुछ केसेस लेते हैं जहाँ पे हम कोशिश करेंगे समझने की कि स्टैटिक लग रहा है कि काइनेटिक लग रहा है। जैसे कि लेट्स से एक सरफेस पे, राइट, इस दिशा में एक बंदा .5 के एक्सीलरेशन से जा रहा है, मास उसका 60 kg, और इस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, राइट, पॉइंट या 1 मीटर पर सेकंड, तो ज़्यादा हो जाए 10 सेकंड में, 10 मीटर नहीं, ज़्यादा नहीं, राइट। इस मोमेंट पे 2 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी, राइट। तो सवाल ये है कि इस पे फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा और किधर, राइट, कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक और काइनेटिक, राइट, एंड इन विच डायरेक्शन। और म्यूएस आपको दे दिया मैंने, लेट्स से 0.6 और म्यू के दे दिया 0.5। तो किधर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा और कौन सा लग रहा होगा। तो दिस इज अ फेयरली डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसमें मैग्नीट्यूड की तो शायद में हो सकता है इस लेक्चर में बात भी ना कर पाऊँ, बिकॉज वो शायद अभी समझ में ही नहीं आएंगी बातें। तो मैग्नीट्यूड पे तो हो सकता है मैं अगली क्लास में बात करूँ, बट फिलहाल रिगार्डिंग दिस सिनेरियो, ऑलराइट, वी हैव टू थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इंस्टिंक्ट जो आती है इसका आंसर देने की, इंस्टिंक्ट, ऑलराइट, कि सर देखो काइनेटिक फ्रिक्शन में अपन ने सीखा था ये रिलेटिव वेलोसिटी है और मोशन भी हो रहा है। सबसे पहले तो डिसाइड लेना है स्टैटिक के काइनेटिक। तो अपन को दिखेगा बॉडी का मोशन इस तरफ हो रहा है, हेंस इट इज काइनेटिक। इज इट राइट आंसर? चल के देखिए, उतर खड़े होइए, पॉज करिए, चल के भाग के देखिए और थिंक अबाउट जूते का या जो भी आप नंगे पैर है तो आपका हील का मोशन। You will certainly realize कि it is not kinetic, it is actually static friction that is acting. क्योंकि when you are walking like this, right, when you are walking like this, तो जो पैर का हिस्सा जूते के कांटेक्ट में, राइट, जो पैर का हिस्सा, जो जूते का हिस्सा या पैर का हिस्सा सरफेस के कांटेक्ट में, उसका मोशन कहाँ हो रहा है? उसका तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा, राइट। मोशन बाकी बॉडी का हो रहा है। पर यदि आप बार बार देखेंगे तो हम कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट सरफेस बोला है, हमने बॉडी कभी नहीं बोला। बॉडी आगे जा रही है उससे मतलब नहीं है, क्या ये चल रहा है क्या, नहीं। इनफैक्ट यदि आप चला घिस घिस के चला रहे हैं तो मम्मी डांटेगी, भाई तमीज से चलो, राइट, पैर से घिस घिस के मत चला। वॉक प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली में आप ऐसे पैर जमा के रखते हो फिर चलते। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। बॉडी का वो अलग बात है, क्योंकि ये बॉडी एक ब्लॉक जैसी बॉडी नहीं। ब्लॉक में तो क्या है, जहाँ जैसे मोबाइल फोन, ये जिधर ये जा रहा है ऊपर का हिस्सा, उधर बाकी का पोर्शन भी चल रहा होता है। बट अ ह्यूमन बॉडी इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। उसमें रिलेटिव मोशन ऐसे बॉडी का अलग होता है, पैर का मोशन उससे काफी अलग होता है।
और पैर का तो कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा. सो आंसर इज स्टैटिक फ्रिक्शन. यू मे और मे नॉट लाइक इट, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा. क्यों? क्योंकि आप, मैं यहाँ चित्र तो कैसे बना के दिखाऊंगा, बट वीडियो यदि आप देखेंगे कभी भी मोशन का पैर का, तो आप रियलाइज करेंगे कि ये हिस्सा जो कि टच कर रहा है वो नहीं चल रहा, फिर ये वाला पैर आगे आता है, तब तक ये स्टडी रहता है. तो फ्रिक्शन एक्टिंग इज स्टैटिक. फिर भी डाउट हो तो आप लिखिएगा व्हाट्सएप पे, मैं कोशिश करूंगा इसको और समझाने की. अब बारी आती है फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की. सोचिएगा आराम से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में. इस आदमी पे आपकी इच्छा हो सकती है कहने की कि सर देखो इतना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा. यदि आपने बोल दिया स्टैटिक फ्रिक्शन, तो अपन ने जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन से सीखा है वो अपन सीधे सीधे यहाँ चेपने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं. अपन बोलेंगे नॉर्मल का वैल्यू सर इज 600 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, राइट, मैंने वहाँ पे ये लिखा था कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी आप इंसिस्ट करें तो आपकी इच्छा हो सकती है 0.6 इंटू 600 करने की और 360 न्यूटन. नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन दैट इज अवेलेबल. This is the maximum value of friction available. I'm not sure that this is the friction which is acting. How to find friction? Difficult part है, but बहुत easy है यदि अपन फंडामेंटल से सोचे तो. फील आने देंगे साथ में तो परेशान हो जाएंगे. ऑलराइट, यदि फील ना आने दे तो बड़ी आसान सी कहानी है. भाई इंसान जब जमीन पे चल रहा होता है, कौन सा फोर्स उसके पास अवेलेबल है चलने के लिए? ओनली फ्रिक्शन, जो कि आगे लग रहा है जैसा अपन ने प्रूव कर दिया. स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है आगे. प्लीज अंडरस्टैंड, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम लिमिटिंग वैल्यू. लिमिटिंग वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू. स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जो इस समय एक्ट कर रहा है. जैसे कि ये पैन और ढक्कन के बीच में इस समय का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है. मैक्सिमम वैल्यू वो है जो चाहिए इसको अलग करने के लिए. वैसे तो कमिंग बैक, इस पर सिर्फ फ्रिक्शन ही फोर्स लग रहा होगा जो चला रहा होगा, जिस भी पैर पे लग रहा होगा. आगे या पीछे मैंने दोनों बना दिया, इसका मतलब दोनों पे नहीं, कोई एक लग रहा होगा जो भी कॉन्टैक्ट में फिलहाल. तो यही फोर्स जो चला रहा है. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू ma सॉल्ट. इतना लग रहा होगा, दैट इज 60 into 0.5 which is 30 Newton, which is quite low compared to जो मैक्सिमम उस पर लग सकता है. पूरा नहीं लग रहा होगा, 30 न्यूटन लग रहा है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन 0.5 है और आगे की तरफ और लग रहा है. सो आप देख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड. सो हो सकता है ये पार्ट ऑफ लेक्चर थोड़ा आपको मुश्किल लगे, कम समझ में आए, बार बार सुनना पड़े. सुनिए बार बार, और डाउट्स हैं तो लिख के भेजिए. सो आई विल ट्राई टू आंसर दैट. मीनवाइल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क ऑलरेडी दिया था, राइट, एंड अदर होमवर्क इज you solve H.C. Verma solved example 1 to 8. ठीक है, मैं वो भी ले लूँगा. HCV, right, worked out example 1 to 8. ये भी आप अटेम्प्ट करके आए. इसमें से भी हम कई सवाल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. चैप्टर 6 ऑब्वियसली. फ्रिक्शन का थ्योरी भी पढ़ सकते हैं आप इसकी. रोलिंग फ्रिक्शन सिलेबस में नहीं है, वो फालतू चीज़ है. उसके अलावा जो है बाकी सारा फर्स्ट क्लास है, अपने काम का है, राइट. रोलिंग फ्रिक्शन के अलावा बिल्कुल लास्ट में आप पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रखी है फ्रिक्शन के बारे में. सो गो थ्रू दैट, ऑलराइट. चलिए जी.